तुमको फिनलैंड दिख रहा है, उसके नीचे पढ़ो तो क्या क्या है। यहां पर भी एक बेईमानी हुई है। अब यहां पर क्या बेईमानी हुई है, विल्सन के 1400 कार्यक्रम में क्या अवहेलना यहां पर भी हुई है। जैसे हुआ यह था कि जब रूस की क्रांति हुई तो रूस की क्रांति में लेनिन, जब बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने लाई, तो जब उस समय आपको याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और आपको याद क्यों रहेगा, नहीं रहेगा क्यों, अब तो रूसी क्रांति आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि रूस की क्रांति के मध्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो आपको ये तो पता होगा कि रूस की क्रांति 2 चरणों में हुई है, पहले हुई है बुर्जुआ क्रांति और फिर हुई है बोल्शेविक या सरभारा क्रांति। तो जब बुर्जुआ क्रांति जब हुई तो उसके बाद वहां पर एक लुबोव के अंतर्गत एक बुर्जुआ सरकार गठित हुई। फिर कुछ समय के बाद वो सरकार गिर गई तो करेंस्की की सरकार गठित हुई। इन दोनों सरकारों ने हिम्मत नहीं की कि हम वर्ल्ड वॉर से बाहर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से बाहर आने में क्या था कि वो संधि से बंधे हुए थे मित्र राष्ट्रों से, तो उन्हें डर हुआ कहीं मित्र राष्ट्र हमारे विरुद्ध मतलब कोई कदम न उठा ले, तो वो हिम्मत नहीं कर पाए। जब लेनिन आया तो लेनिन तो पहले इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन का याद है थ्योरी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण याद है लेनिन का थ्योरी। तो लेनिन का तो ये कहना था कि भाई देखो, ये तो जिसको तुम युद्ध कहते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो साम्राज्यवाद, ये तो पूंजीवाद की आवश्यक परिणति है, क्योंकि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की तरफ गया बचाने के लिए। गिदर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता, याद है, और परिणाम हुआ कि ये फंस गया युद्ध में। ये तो पूंजीवादी देशों का आपसी बंदरमाट के लिए वॉर है, इसमें साम्यवादी रूस का क्या मतलब है। उसने जर्मनी के साथ जाकर एक पृथक शांति संधि करके युद्ध से बाहर हो गए सोवियत रशिया। हालांकि सोवियत रशिया या लेनिन को एक बहुत बड़ा वहां पर झटका लगा, क्योंकि पहले लेनिन यह समझ रहा था कि भाई हम जर्मनी के साथ स्वेच्छा से संधि करने जा रहे, तो जर्मनी हमारे साथ लेनियन टर्म्स रखेगा, सुखद टर्म्स, तो जर्मनी हमारे साथ लेनियन टर्म्स रखेगा, हर कुछ ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि जर्मनी अब लाभप्रद स्थिति में था, तो जर्मनी ने उसके ऊपर कठोर शर्तें थोप दी और उसके सामने शर्त रख दी कि आपको 1/4 यूरोपीय भूभाग, क्योंकि रशिया का तो अधिकतर एशिया में ही था, यूरोप में जो भूभाग रशिया का था उसमें 1/4 यूरोपीय भूभाग आपको हमें सबमिट करना पड़ेगा। लेनिन को थोड़ा सा सदमा पहुंचा जर्मनी के इस व्यवहार से, क्योंकि जर्मनी से उसके अच्छे संबंध है और लेनिन ने शरण भी पाई हुई थी, सोवियत रूस से भाग के गया था तो जर्मनी में ही शरण पाई थी, और जर्मनी की सहायता से सोवियत रशिया में आया था। और तब जर्मनी का ऐसा व्यवहार देकर थोड़ा कष्ट उसको हुआ, लेकिन उसने भावना को ताक पर रखते हुए उसने सोचा कि जब तक अगर सोवियत रशिया शांति ने युद्ध से बाहर नहीं आएगा तब तक हम साम्यवाद को वहां संगठित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो बुर्जुआ तत्व है वो फिर साम्यवादी सरकार को गिरा देगी। इसलिए उसने संधि करके 1/4 भूभाग देके अलग हो गया। अब इस संधि का नाम था ब्रेस्ट लिटोव्स्की संधि, जो आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा सोवियत क्रांति। तो ब्रेस्ट लिटोव्स्की संधि के आधार पर तो लेनिन बाहर आ गया, लेकिन अब जर्मनी के साथ हुआ कि जर्मनी 1/4 भूभाग तो छीन लिया सोवियत रशिया से, लेकिन फिर जर्मनी खुद ही यह युद्ध हार गया। तो जर्मनी जब यह युद्ध हार गया, she was defeated finally, तो जब जर्मनी हार गया तो अब जर्मनी तो पर दरेरा पड़ा, तो सबसे पहले तो मित्र राष्ट्र उस भूभाग को पकड़ेंगे, यार तुमने जो सोवियत रशिया से लिया है पहले दूर रखो तुम, है ना, और तब तुम्हारा अपना भूभाग लिया जाएगा। तो जब जर्मनी से सोवियत रशिया वाला भूभाग छीना गया तब हुआ इस भूभाग का क्या होगा। तो विल्सन महोदय ने 14 सूत्र में एक सूत्र बनाया कि सोवियत रूस को उसका भूभाग लौटा दिया जाए। फिर यहां पर क्लीमेंसो और लॉयड जॉर्ज महोदय गेम खेल गए। उनको लगा कि भाई ये तो साम्यवाद का प्रसार कर रहा है, और सोवियत रशिया ने तो एक कॉमिंटर्न का भी गठन किया था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सेंटर, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, हाँ वो क्या बोलते हैं, कॉमिंटर्न, हाँ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का भी गठन किया था कॉमिंटर्न का। तो अब उसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन कर लिया और उसने रखा था विश्व क्रांति, याद है ना, मार्क्स का विश्व क्रांति, क्रांति का तीसरा चरण याद है, कितने लोगों को याद है? क्रांति के जो 3 चरण हमने बताए थे, जो कार्ल मार्क्स ने क्रांति के 3 चरण बताए थे, कितने लोगों को याद है? अरे प्रथम चरण में डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, द्वितीय चरण में सर्वहारा का तानाशाह, और तृतीय चरण में वर्गविहीन राजविहीन समाज नहीं बताया था मैं, उसको तो मैंने कलम से लिखवा दिया है तुमको पहले चरण में। फिर तुम लोग जाकर रिवाइज करो, तुम छुट्टी में एकदम टाइम को ये करो, छुट्टी के बाद आओगे तो सब याद रख के आना। फिर
उसी तरह आके फिर नहीं बैठ जाना है इसमें, समझ रहे हो? तीनों चरण याद है? तो ये तीसरा जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन का चरण है, वो तो चरण तब आएगा जब तुम दूसरे चरण में क्रांति का निर्यात करो। तो उसने द्वितीय चरण में क्रांति का निर्यात पर बल दिया था। अब क्रांति का निर्यात करोगे तो पड़ोसी के देश में, जैसे पहले नॉर्मली क्या था कि नॉर्मली यह था, खास के रिफॉर्मेशन के बाद जो नेशन स्टेट जब आया था, नेशन स्टेट में तय हो गया था कि कोई एक दूसरे की चौखट नहीं लांघेगा। चौखट लांघने का मतलब समझते हो ना, कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जनता के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। युद्ध के समय इसका उल्लंघन होता था, परंतु शांति के समय था कि आप किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए। और सोवियत रशिया साफ जनता को लुभा रहा था, आइए अपनी सरकार को गिराइए, हमारे साथ क्रांति कीजिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो लफड़ा तो होना ही था। तो अब पूंजीवादी देश तो इसी पर तो कोल्ड वॉर ही हो गया, तो पूंजीवादी देश उसके प्रति गर्म है। तो लॉयड जॉर्ज क्लेमेंसो ने सोचा कि रसिया को अगर हम उस भूभाग को लौटाएंगे तो अपनी जड़ खो देंगे, बेहतर है उसको भूभाग को छीन कर उसके कॉर्नर पर, उसके मतलब उसके बगल में 4 स्वतंत्र राष्ट्र बना देते हैं, जो बफर क्षेत्र होगा, मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र होगा पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच, और साम्यवाद के पश्चिम की तरफ प्रसार को रोकेगा, क्योंकि उस पहले वो भूभाग को क्रॉस करोगे तब ना हमारी तरफ आओगे। एक दूसरी बेईमानी देख ली। यह भी आत्मनिर्णय का अधिकार, विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम की अवहेलना थी कि नहीं? तब तो क्लियर समझ में आ गया। यही बातें चल रही। अब आगे बढ़ो, कलम उठाओ। एक ब्रेक दे दूं क्या? लिखिए तो थोड़ा सा, क्या लिखा था?